Assalamu alaikum students. Bismillahirrahmanirrahim. Let's start our lecture number 17 of Human Resource Management. But before that, let's recall what we did in the last lecture. In the last lecture, we were discussing about how to reward your employees. जो employee आपके पास काम करने आता है, आप उसको किस तरीके से compensate करते हैं, जिसमें हमने एक क्वेश्चन देखा कि एम्प्लॉई के दिमाग में व्हाट्स इन इट फॉर मी ये क्वेश्चन होता है कि वो आपके लिए काम कर रहा है, आपके लिए अपनी जो है टाइम दे रहा है, आपको सर्विसेज दे रहा है, अपनी एजुकेशन स्किल्स के थ्रू ऑर्गेनाइजेशन के लिए बेनिफिशियल हो रहा है, बट व्हाट्स इन इट फॉर मी उसके लिए वो सोचता है कि मेरे लिए इसमें क्या है। तो ऑर्गेनाइजेशंस पे करती हैं एम्प्लॉयज को डिफरेंट फॉर्म में, रिवॉर्ड करती हैं, पे की फॉर्म में, वेज की फॉर्म में, बेनिफिट्स की फॉर्म में। देयर कैन बी नंबर ऑफ डिफरेंट फॉर्म्स, बट किसी ना किसी फॉर्म में उनको पे करना पड़ता है। तो लास्ट लेक्चर में हम डिस्कस कर रहे थे कि कौन से ऐसे तरीके हैं जिनसे ऑर्गेनाइजेशन जो है अपने एम्प्लॉयज को पे करती है। तो हमने कहा कि उसमें कुछ डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिवॉर्ड्स होते हैं, और उन रिवॉर्ड्स की टाइप्स में सबसे पहले हमने उनको दो कैटेगरीज में डिफाइन किया, इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक। सोर्सेज के लिहाज से कि कुछ ऐसे रिवॉर्ड्स होते हैं दे एक्चुअली कम फ्रॉम द जॉब, फ्रॉम विद इन द जॉब। जॉब करने से आप फील करते हैं, अच्छा फील करते हैं, एंड जॉब करने से ही आपको रिवॉर्ड मिल जाते हैं। जिसमें हमने बात की कि अगर आपको अपनी मर्जी की असाइनमेंट्स मिल जाए, आपको अपनी मर्जी का काम मिल जाए, हो सकता है आपको अपनी मर्जी की ब्रेक की टाइमिंग्स मिल जाए, so those rewards, those benefits, they are the intrinsic ones because they come from the job, from within the job and from your inside as well. कि अगर आप डॉक्टर बनना चाहते थे और आपको डॉक्टर ही बनाया गया और आप you're saving lives, which was your actual passion, तो उस जॉब को परफॉर्म करते वक्त you will internally feel very happy, जो आपका intrinsic reward होगा। फिर हमने उसी तरह बात की कि एक्सट्रिंसिक रिवॉर्ड्स होते हैं। एक्सट्रिंसिक रिवॉर्ड्स दे यूजुअली कम फ्रॉम आउटसाइड द जॉब, नॉट फ्रॉम विद इन द जॉब। मतलब जॉब करने से आपको एक्सट्रिंसिक रिवॉर्ड्स नहीं मिलते, बट एक्सट्रिंसिक रिवॉर्ड्स कौन से हैं? जिसमें आपकी सैलरी आ जाती है, बेनिफिट्स आ जाते हैं, फिर आपके पर्क्स आ जाते हैं, जिनके बारे में आज हम कुछ बात भी करेंगे। दे आर नॉट रिलेटेड, डायरेक्टली रिलेटेड टू द जॉब, बट वंस यू विल परफॉर्म द जॉब they will be given to you, और extrinsically जब आपको मिलेंगे they will also make you satisfied, but they will be not from the job but from the outside the job. फिर हमने इसको मजीद दो कैटेगरीज में फाइनेंस और नॉन फाइनेंशियल बेस पे डिवाइड किया कि कुछ ऐसे रिवॉर्ड्स होते हैं जिनमें मनी इज डायरेक्टली रिलेटेड, फाइनेंस इज डायरेक्टली रिलेटेड, और कुछ ऐसे रिवॉर्ड्स हैं जिनमें फाइनेंस इज नॉट डायरेक्टली रिलेटेड। लेट्स सपोज फाइनेंस वाले कौन से रिवॉर्ड्स हो सकते हैं? अगर आपको मंथ एंड पे सैलरी मिलती है, मनी इज इन्वॉल्व, फाइनेंस इज इन्वॉल्व, दैट इज अ फाइनेंशियल रिवॉर्ड। और दूसरी तरफ आपको या वेज मिल रही है, या कमीशन मिल रही है, या पीस वर्क पे आपको पैसे मिल रहे हैं, दे आर डायरेक्टली फाइनेंशियल रिवॉर्ड्स बिकॉज दे आर बीइंग पेड इन मनी फॉर्म, इन करेंसी फॉर्म, रुपयों की फॉर्म में, डॉलर्स की फॉर्म में आपको मिलते हैं, तो इनको हम फाइनेंशियल रिवॉर्ड्स कह देते हैं। नॉन फाइनेंशियल रिवॉर्ड्स ऐसे रिवॉर्ड्स हैं जिनमें डायरेक्टली मनी इज नॉट इन्वॉल्व, फाइनेंस इज नॉट इन्वॉल्व, बट दे आर ऑल्सो रिवॉर्ड्स। लाइक आपके लिए काम करना इजी बना दिया जाता है, जिसमें आपका अच्छा ऑफिस हो सकता है, उसकी अच्छी फर्निशिंग हो सकती है, देन यू कैन हैव अ फैसिलिटी ऑफ अ टेलीफोन लाइन और एन इंटरनेट, और इस तरह डिफरेंट चीजें जो हैं वो आपको नॉन फाइनेंशियल रिवॉर्ड्स की फॉर्म में दी जा सकती हैं। देन वी टॉक्ड अबाउट कॉम्पनसेशन एडमिनिस्ट्रेशन, क्यों करते हैं और क्या होती है, तो फिर उस पर हमने बात की दैट इट्स इज अ प्रोसेस ऑफ मैनेजिंग अ कॉम्पनसेशन प्रोग्राम। किस तरीके से आप लोगों को कॉम्पनसेट करते हो सो दैट द ऑर्गेनाइजेशन कैन अट्रैक्ट, मोटिवेट एंड रिटेन कॉम्पिटेंट एम्प्लॉइज हु परसीव दैट द प्रोग्राम इज फेयर। जब आप अपने कॉम्पनसेशन प्लान को अच्छा बनाएंगे, अच्छे तरीके से मैनेज करेंगे, तो एक तो मार्केट में आपका नाम यह जाएगा कि ऑर्गेनाइजेशन बहुत अच्छी है, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग जो है आपकी ऑर्गेनाइजेशन की जॉब्स के लिए अप्लाई करेंगे।
सेकेंडली, आपके जो अपने एम्प्लॉयज हैं दे विल फील मोटिवेटेड बिकॉज यू आर गिविंग देम रिवॉर्ड्स विच दे एक्चुअली विश फॉर और विच दे एक्चुअली डिजर्व. तो जब उनको प्रॉपरली रिवॉर्ड्स मिलेंगे दे विल फील हैप्पी ऑन द जॉब एंड इवन ऑफ द जॉब. तो फिर वो आपके साथ रहेंगे, दे विल फील मोटिवेटेड एंड दे विल ऑल्सो रिमेन विद योर ऑर्गेनाइजेशन. तो अच्छे एम्प्लॉयज को आप रिटेन भी कर सकते हैं अगर आपका कॉम्पनसेशन प्लान जो है वो अच्छा हो. देन वी टॉक्ड अबाउट जॉब एवेल्युएशन, कि हम डिफरेंट जॉब्स को एवेल्युएट करते हैं, उनकी वर्थ देखते हैं. आपको पता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन में कुछ एम्प्लॉयज बहुत कम सैलरी भी ले रहे होते हैं और उसी ऑर्गेनाइजेशन में कुछ एम्प्लॉयज बहुत सारी सैलरी ले रहे होते हैं. रीजन इज दैट यू हैव ऑलरेडी डन दिस जॉब एवेल्युएशन, जिसमें आपने हर जॉब की वर्थ निकाली हुई है कि किस जॉब की कितनी वर्थ है और कितना आपने उस जॉब होल्डर को, उस जॉब परफॉर्मर को पे करना है. तो वो उसके हमने फिर कुछ मेथड जो है वो किए कि एक ऑर्डरिंग मेथड होता है कि आप सिंपल जॉब्स को हाईएस्ट टू लोएस्ट रैंक कर दें, कि जॉब टॉप जॉब ये है, देन मिडिल एंड देन लोअर जॉब्स ये हैं. देन वी टॉक्ड अबाउट कि आप उनको डिफरेंट उसमें क्लासिफाई कर दें. क्लरिकल जॉब्स हैं, सेल्स जॉब्स हैं, व्हाइट कॉलर्स, ब्लू कॉलर्स जॉब्स हैं, इनमें क्लासिफाई कर दें. एंड देन वी टॉक्ड अबाउट द पॉइंट मेथड, कि जब जितनी एक जॉब के पॉइंट बनते हैं, लेट्स सपोज अगर एक बहुत ज्यादा स्ट्रेस वाली जॉब है और उसमें वर्किंग आवर्स भी ज्यादा हैं, उसमें वर्कलोड भी ज्यादा है, तो उसके पॉइंट्स अकॉर्डिंगली ज्यादा होंगे. मेंटल उसमें कितनी जो है फटीग है, उसके पॉइंट ज्यादा होंगे. उस पॉइंट ज्यादा होने की बेस पे आप उसको पे भी ज्यादा करेंगे. जिसमें अगर आपको याद हो तो हमने एक ग्राफ देखा था कि यहां हम अपने पॉइंट्स लिख लेते थे ऑफ द जॉब और यहां हमने सैलरी या वेज लिखी थी. ये इस तरह इंक्रीज करता रहता है और ये इस तरफ इंक्रीज करता रहता है. और उस पे हम एक कर्व डिजाइन कर देते हैं कि लेट्स सपोज इफ द पॉइंट्स ऑफ सर्टेन जॉब इज दिस, देन यू आर गोइंग टू पे दैट पर्सन दिस मच मनी, जो भी इधर आपका वैल्यू आती है. तो इस तरीके से हमने कुछ डिस्कस किया कि किस तरह आप जो है लोगों को पे कर सकते हैं. देन वी टॉक्ड अबाउट कॉम्पनसेशन सर्वेज. कॉम्पनसेशन सर्वेज हमने कहा जब आपने सैलरी लोगों की अभी देनी होती है उनको स्टार्ट में, तो यू डू दीज कॉम्पनसेशन सर्वेज. कैसे? बीइंग इन द सेम इंडस्ट्री, जिसमें हमने बात की कि अगर टेलीकॉम है तो टेलीकॉम की एक कंपनी जो है दैट इज एन ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज अ कंपनी, बट जितनी भी टेलीकम्युनिकेशन की कंपनीज हैं वो सारी मिलके एक इंडस्ट्री बनाती हैं विच इज कॉल्ड द टेलीकम्युनिकेशन इंडस्ट्री. उस इंडस्ट्री में आप सर्वे करें और देखें कि किस पोस्ट के अगेंस्ट कितना पैसा ऑर्गेनाइजेशन दे रही है उस एम्प्लॉय को. उसके आसपास आप पैसा देंगे तो आपके पास अच्छे लोग आएंगे, अदरवाइज अच्छे लोग आप नहीं हायर कर सकते. देन वी टॉक्ड अबाउट दिस वेज कर्व एंड वेज स्ट्रक्चर, दो फॉर्म में, कि ये वेज कर्व होती है और इसी से हम जो है वो इसका निकाल लेते हैं कि कितनी पे किसको देनी है. एंड देन वी ऑल्सो टॉक्ड अबाउट द रैंकिंग मेथड, जिसमें हमने बात की कि ये ग्रेड 1 होगा, ये ग्रेड 2 होगा, ये ग्रेड 3 होगा, जिसमें कई दफा ओवरलैप कर रहे थे, ये ग्रेड्स ओवरलैप कर रहे हैं, ये ग्रेड ओवरलैप्स कर रहे हैं. जिसका मतलब ये था कि कई लोग सेम सैलरी ले रहे होते हैं बट वन पर्सन इज इन ग्रेड 1 एंड द अदर वन इज इन ग्रेड 2 डिपेंडिंग अपॉन देयर एक्सपीरियंस एंड सो मेनी अदर थिंग्स. तो इस बारे में हमने लास्ट लेक्चर में बात की. आज का लेक्चर देखते हैं, एस्टैब्लिशिंग रिवॉर्ड एंड पे प्लान्स. इसमें कुछ और बात आज के लेक्चर में करते हैं, कुछ और नए कॉन्सेप्ट सीखते हैं. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल इंसेंटिव कॉम्पनसेशन प्लान्स. अब ये हम स्पेशल केसेस ऑफ कॉम्पनसेशन की बात कर रहे हैं कि एक तो सिंपल है कि आपके लिए एम्प्लॉय ने काम किया, आपने उसको सैलरी दे दी, दैट्स इट. लेकिन अब स्पेशल केसेस इसमें क्या क्या हैं जो आपको हर साल मे बी अपडेट करने पड़े, मे बी आपको हर साल उनको रिवाइज करना पड़े, मे बी एग्जीक्यूटिव्स के लिए डिफरेंट सैलरीज हों, लोअर स्टाफ जो है उसके लिए डिफरेंट सैलरीज हों. तो ये आज सारा इसमें लेक्चर में हम देखेंगे इंशाल्लाह कि किस तरीके से ये कॉन्सेप्ट्स हैं और इनकी अंडरस्टैंडिंग से हमें क्या फायदा हो सकता है. नाउ इंसेंटिव्स कैन बी एडेड टू बेसिक पे स्ट्रक्चर टू प्रोवाइड रिवॉर्ड्स फॉर परफॉर्मेंस. अब फर्स्ट ऑफ ऑल एक तो आपको सैलरी मिलती है जो नॉर्मल हर ऑर्गेनाइजेशन में हर एम्प्लॉय को मिलती है, बट
अगर आप देखें कि अगर परफॉर्मर ए है और परफॉर्मर बी है, अगर इनको सैलरी एक जैसी मिल रही है, लेट्स सपोज 10,000 रुपीज एंड 10,000 रुपीज, और एट द एंड ऑफ द ईयर इनकी सैलरी बढ़ के 11,000 एंड 11,000 हो जाती है। लेट्स सपोज ये वर्कर बहुत अच्छा परफॉर्मर है और ये वर्कर जो है ये अच्छा परफॉर्मर नहीं है। लेट्स सपोज 1, इसको हम टिक कर देते हैं, इसको 3 टिक्स देते हैं फॉर अ बेटर परफॉर्मेंस। लेकिन अगर इनकी सैलरी एट द एंड ऑफ द ईयर दोनों की एक जितनी हो जाएगी, देन व्हाट इज द यूज ऑफ दिस परफॉर्मेंस? तो इसको मजीद इनकरेज करने के लिए और एम्प्लॉइज को और मोटिवेट करने के लिए यू गिव देम इंसेंटिव प्लान्स, यू गिव देम प्लान्स, सच प्लान्स दैट विच आर बेस्ड ऑन योर परफॉर्मेंस। कि कितनी अगर परफॉर्मेंस अच्छी है तो हो सकता है इसकी 12,000 हो जाती है और इसकी 11,000 होती, तो 1,000 रुपीज का इसको जो है वो एक्स्ट्रा फायदा हुआ। तो इस तरीके से जो कॉम्पनसेशन प्लान्स हैं इंसेंटिव्स से रिलेटेड, वो आप हमेशा परफॉर्मेंस से जज करते हैं कि अगर किसी एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस अच्छी है आप उसको ज्यादा पे देते हैं, अगर परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है तो आप उसको ज्यादा पे नहीं देते। तो इस तरीके से आपका जो है इंसेंटिव कॉम्पनसेशन प्लान जो है वो काम कर सकते हैं। नाउ अगेन स्पेशल केसेस ऑफ कॉम्पनसेशन में मजीद क्या चीजें आती हैं? इंसेंटिव कॉम्पनसेशन प्लान्स एंड इंडिविजुअल इंसेंटिव्स, देन we will also talk about the group incentives. So first of all, individual incentives. Individual incentives include merit pay plans, कि merit basis पे आप incentives देते हैं लोगों को। किस तरह? Annual increase based on performance. Let's suppose आपके पास 2 employees हैं, employee A, employee B. अब merit based plan क्या suggest करेगा आपको कि अगर इस employee की performance 50% इंक्रीज हुई है और इस एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस 30% इंक्रीज हुई है, तो आप इसको इंक्रीमेंट जो देंगे वो लेट्स सपोज आपने 5,000 का इंक्रीमेंट दिया, तो इसको 3,000 का इंक्रीमेंट देंगे इन द सेम ईयर। लेट्स सपोज दे आर वर्किंग इन द सेम डिपार्टमेंट, सेम लेवल, बट बिकॉज द परफॉर्मेंस ऑफ दिस ए एम्प्लॉय वाज 50% एंड यू हैव गिवन 5,000 in the form of incentives annually, और इसकी 30% थी तो आपने इसको 3,000 दे दिया। तो ये मेरिट बेस जो पे प्लान है उसको हम कर रहे हैं कि मेरिट, जो मेरिट पे आएगा, जो ज्यादा अच्छा परफॉर्म करेगा उसको आप ज्यादा अच्छी सैलरी देंगे, जो नहीं परफॉर्म करेगा आप उसको सैलरी नहीं, इंक्रीमेंट जो है स्पेशली वो नहीं देंगे। देन पीस वर्क प्लान्स विच इज बेस्ड ऑन नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड टिपिकली इन अ स्पेसिफाइड टाइम पीरियड। लेट्स सपोज कि आपके पास अगेन यू गॉट एम्प्लॉय ए एंड एम्प्लॉय बी, इसने 100 यूनिट्स दिन में बनाए हैं और इसने 30 यूनिट्स बनाए हैं, तो इसको आप अकॉर्डिंगली लेट्स सपोज अगर 1000 का इंक्रीमेंट दे रहे हैं तो इसको आप 300 का इंक्रीमेंट देंगे। व्हाई? बिकॉज द नंबर ऑफ पीस प्रोड्यूस्ड बाय बोथ द वर्कर्स आर डिफरेंट। जिसने ज्यादा काम किया है, पीस मतलब पीस वर्क है कि एक पीस बनाने पे, एक यूनिट बनाने पे कितने आपको पैसे मिलेंगे, तो ये दूसरा जो है वो प्लान है। देन टाइम सेविंग बोनसेस। टाइम सेविंग बोनसेस कैसे हैं कि अगर सेम काम एम्प्लॉय ए ने 1 आवर में किया है और एम्प्लॉय बी ने 3 आवर्स में किया है, तो आप इसको इंसेंटिव देंगे बिकॉज ही हैज आल्सो सेव्ड टाइम। जितना टाइम एक नॉर्मल उसको लगता था उससे कम इसने टाइम लगाया है, तो ये आप इसको टाइम सेविंग के जो है वो बोनसेस भी देंगे। देन इंडिविजुअल इंसेंटिव्स, मोर ऑफ देम आर वर्क बेस्ट वेयर क्लियर ऑब्जेक्टिव्स कैन बी सेट एंड टास्क आर इंडिपेंडेंट। नाउ आप वहां इंडिविजुअल इंसेंटिव्स को प्रॉपर्ली इंप्लीमेंट कर सकते हैं जहां एक तो क्लियर ऑब्जेक्टिव्स हों। क्लियर ऑब्जेक्टिव्स का क्या कि आपने एट द स्टार्ट ऑफ द परफॉर्मेंस यू टोल्ड your employee A and employee B that you will have to produce 100 units each, but at the end जब आपने देखा तो इसने 80 बनाए, इसने 20 बनाए, तो clear difference नजर आ गया एक तो कि this person has performed but not as the targets were set, और इसने बिल्कुल परफॉर्म ही नहीं किया। और let's suppose we've got employee C जिसको हमने 100 कहा था और उसने 100 कंप्लीट बना लिए हैं, तो अब आप एग्जैक्टली देख सकते हैं कि
टारगेट से कितना डिविएट कर रही है परफॉर्मेंस। और दूसरी तरफ ये है कि टास्क जो है वो इंडिपेंडेंट हो। इंडिपेंडेंट का क्या मतलब है कि लेट सपोज इफ यू आस्क पर्सन ए प्लस बी प्लस सी टू प्रोड्यूस 100 यूनिट्स, 3 of them combinedly. Now the tasks are not independent because A, B and C, 3 of them, they are dependent on each other and combinedly they have to produce the 100 units. जिसमें प्रॉब्लम क्या आ सकती है, maybe A performed very well, B performed average and C performed very bad, but still if they have done their job, they have produced the 100 units, you will not be able to measure which employee did the most work. तो उसमें फिर आपके इश्यूज आ जाते हैं because the tasks are not dependent. हाँ, अगर आपको क्लियर बता दिया जाए कि A ने 100 करने हैं और let's take the same example, A ने 33 करने हैं, B ने 33 करने हैं and C ने 33 करने हैं। अब इससे आपको क्लियर आइडिया हो जाएगा, now the tasks are not dependent, they are not combined. तो इससे फायदा ये हो जाएगा कि आप प्रॉपर्ली मेजर कर सकेंगे कि किसने कितना काम किया और किसने कितना काम नहीं किया। Then many organizations today require employees to place a percentage of their salary at risk so that merit pay does not become a substitute for automatic cost of increase. जितना कई दफा ऑर्गेनाइजेशंस खुद एम्प्लॉय को कह देती हैं कि कुछ परसेंटेज जो सैलरी का है वो रिस्क पे रखें, थोड़ा अलहदा रखें, बिकॉज मे बी द ऑर्गेनाइजेशन विल मिसअंडरस्टैंड और माइट नॉट अंडरस्टैंड प्रॉपरली। देखो एक टाइम पे बहुत सारे रेजेस मिल रहे होते हैं। लेट सपोज आपकी 1000 सैलरी है, 1000 पे 10% आपको रेज मिला योर कॉस्ट ऑफ लिविंग इंक्रीज, और बाकी आपको 10% मिला परफॉर्मेंस पे, बाकी 10% मिला टाइम सेविंग पे, तो ये मिला के टोटल 30% बन जाता है। तो कुछ एम्प्लॉयज जो हैं वो अपनी सैलरी का कुछ हिस्सा जो है वो रखते हैं, साइड पे रखते हैं, एट रिस्क रखते हैं, ताकि अगर इनमें से कोई उनको प्रॉब्लम आए कि लेट सपोज परफॉर्मेंस बेस्ड रिवॉर्ड नहीं मिलता, टाइम सेविंग नहीं मिलता, तो एटलीस्ट वो नेक्स्ट ईयर अपनी कॉस्ट ऑफ लिविंग को थोड़ा सा सेव कर लें, कॉस्ट ऑफ लिविंग को बेयर कर सकें, टॉलरेट कर सकें। तो इसलिए बहुत सारे एम्प्लॉयज जो हैं वो इस फंक्शन से फायदा उठाते हैं। देन इंसेंटिव कॉम्पनसेशन प्लान्स। अब पहले हम सारी बात कर रहे थे इंडिविजुअल बेस्ड, कि हर इंडिविजुअल को किस तरीके से आप कॉम्पनसेट कर सकते हैं, सैलरी कैसे दे सकते हैं, वेज कैसे दे सकते हैं। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द ग्रुप इंसेंटिव प्लान्स, जिसमें क्या होता है, इंसेंटिव्स कैन बी ऑफर्ड टू ग्रुप rather than individual when employees' tasks are interdependent and require cooperation. जैसा हमने लास्ट स्लाइड में बात की कि A plus B plus C plus D, all of them will combine to produce 100 units. Then the group incentives are the best ones. Then you give the whole group the same incentives because they've done the same job, and during the process, during the task performance, they were interdependent on each other. कि A B के बगैर काम नहीं कर सकता था, B C के बगैर, और C A के बगैर, और D जो है इन तीनों के बगैर, आपस में एक दूसरे की हेल्प करके इन्होंने ये 100 यूनिट्स प्रोड्यूस किए। देन द ग्रुप इंसेंटिव्स आर द बेस्ट वंस। अब होगा क्या कि अगर ग्रुप इंसेंटिव्स मिले हैं A, B, C एंड डी को, लेट सपोज 1000 रुपीज टोटल इंसेंटिव है, 1000 रुपीज टोटल इंसेंटिव है जो हमने पूरे ग्रुप को देना है, तो उसके लिए क्या होगा, द 1000 विल बी डिवाइडेड बाय दीज 4 पीपल, 250, 250, 250 एंड 250 विल गो टू ईच मेंबर। अब इसमें सोशल लोफिंग का कॉन्सेप्ट आ सकता है कि एक बंदा सारा काम कर रहा है और टीम में दूसरा बंदा काम नहीं कर रहा, बट स्टिल बिकॉज द ग्रुप हैज प्रोड्यूस समथिंग, इंटरडिपेंडेंट थे, एक दूसरे के साथ मिलकर काम कर रहे थे, यू हैव टू गिव देम इंसेंटिव्स अकॉर्डिंगली, कि पूरी टीम ने मिलकर काम किया, पूरी टीम को आपने इंसेंटिव्स दे देने हैं। तो इस तरीके से आपके ग्रुप इंसेंटिव्स वहां ज्यादा काम करते हैं जहां इंटरडिपेंडेंट हो टास्क में और कोऑपरेशन रिक्वायर्ड हो। ये ग्रुप इंसेंटिव्स जो है वो यहाँ इस तरह हमारे
इन चीज़ों में काम आ सकते हैं। देन इंसेंटिव कॉम्पनसेशन प्लान्स में थर्ड जो कैटेगरी है दैट इज प्लांट वाइड इंसेंटिव्स, जो आप एक पूरे डिपार्टमेंट को, पूरे प्लांट को या पूरी ऑर्गेनाइजेशन को देते हो। लेट्स सपोज आपने एक टारगेट सेट किया कि विद इन 1 month यू आर गोइंग टू मेक 1 lakh ऑफ यूनिट्स ऑफ समथिंग। किसी चीज के आपने 1 लाख यूनिट बनाने हैं। अब इसमें अकाउंट्स भी इन्वॉल्व है, एचआर भी इन्वॉल्व है, मार्केटिंग भी इन्वॉल्व है, एंड लेट्स सपोज सेल भी करने, मार्केटिंग भी इन्वॉल्व है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट भी और मैन्युफैक्चरर भी सारे इन्वॉल्व है। तो आप ऑर्गेनाइजेशनल बेस्ड रिवॉर्ड्स देंगे, पूरी ऑर्गेनाइजेशन को सेम रिवॉर्ड्स देंगे। लेट्स सपोज आपकी 100 एम्प्लॉइज हैं टोटल और उन्होंने 1 लाख यूनिट्स प्रोड्यूस किए हैं, ये सारे डिपार्टमेंट्स के एम्प्लॉइज हैं, और आपके पास जितना भी शेयर आता है, लेट्स सपोज 100 रुपीज आता है, तो हर एम्प्लॉय को 1 रुपी पर पर्सन जाएगा, पर एम्प्लॉय जाएगा। इस तरीके से आप इंसेंटिव, जो प्लांट वाइज इंसेंटिव है, पूरे प्लांट को, पूरे डिपार्टमेंट को, पूरी ऑर्गेनाइजेशन को देते हैं। देन डायरेक्ट एम्प्लॉइज एफर्ट टुवर्ड्स ऑर्गेनाइजेशनल गोल सच एज कॉस्ट रिडक्शन। कॉस्ट रिडक्शन जो है वो भी एक हो सकता है। लेट्स सपोज आपकी ऑर्गेनाइजेशन में 10 लोग हैं एंड दे हैव सेव्ड द कॉस्ट और द टाइम एंड इवेंचुअली सेव्ड द कॉस्ट। तो इस कॉस्ट को 1000 अगर इन्होंने कॉस्ट बचाई है या और इसको आप डिवाइड कर देंगे इनमें, तो 100 रुपीज पर एम्प्लॉय जो है वो आप दे देंगे ताकि सबको कॉम्पनसेट कर दें, सबको कुछ ना कुछ शेयर मिल जाए। जिसका तरीका स्कैनलन प्लान है एक, जिसमें क्या है, सुपरवाइजर्स एंड एम्प्लॉइज कमेटी सजेस्ट लेबर सेविंग इंप्रूवमेंट्स। इससे ये भी फायदा होता है कि जब आपको पता होता है कि कॉस्ट सेविंग से आपको इंसेंटिव्स मिलेंगे, तो देन एवरीबडी गिव्स देयर गुड सजेशंस कि किस तरीके से हम टाइम बचा सकते हैं, किस तरीके से हम जो है वो कॉस्ट सेविंग कर सकते हैं, किस तरीके से ज्यादा एफिशिएंटली हम काम कर सकते हैं। देन इम्प्रो शेयर, a formula which is used to determine bonuses based on labor cost saving। अगर आपने कॉस्ट सेविंग इस साल ज्यादा की है तो बोनसेस ज्यादा मिलेंगे, अगर कम की है तो बोनसेस कम मिलेंगे। तो इम्प्रो शेयर वो फॉर्मूला है जिसके तहत आप बोनसेस को डिसाइड करते हैं कि बोनसेस क्या है, 6 मंथली या 1 ईयर के बाद आपको कुछ ना कुछ एक एक्स्ट्रा सैलरी, एक सैलरी या 1.5 ऑफ द सैलरी और इस तरह कुछ परसेंटेज आपको सैलरी की मिलती है इन फॉर्म ऑफ बोनसेस। तो वो बोनसेस आपके कैलकुलेट होते हैं इम्प्रो शेयर फॉर्मूला से। नाउ पेइंग फॉर परफॉर्मेंस, ये एक बहुत बड़ा इशू है, दिस इज ऑल्सो स्पेशल केस कि परफॉर्मेंस जब लोगों की है तो उसको पहले तो मेजर किया हमने परफॉर्मेंस अप्रेजल सिस्टम में। नाउ वी हैव टू पे देम अकॉर्डिंगली कि जो अच्छा परफॉर्म कर रहा है उसको ज्यादा पे करें, जो अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा उसको कम पे करें। पे इज बेस्ड ऑन सम मेजर ऑफ परफॉर्मेंस। किस तरह? कॉमन परफॉर्मेंस मेजर्स आर पीस रेट प्लान्स, कितने पीसेस बनाए हैं उतनी परफॉर्मेंस अच्छी है। गेन शेयर, गेन शेयर क्या करते हैं, लेट्स सपोज आपका था कि आपने 1000 रुपीज प्रॉफिट बनाना है टुवर्ड्स द एंड ऑफ द मंथ और अ वीक और अ ईयर, बट यू एंड द ऑर्गेनाइजेशन एंड अप मेकिंग 1200 रुपीज। तो 200 रुपया जो है ये एक्स्ट्रा हो गया, मतलब जो एक्स्ट्रा बनाया, तो ये जो गेन हुआ एक्स्ट्रा, इसमें से आप कुछ परसेंटेज, लेट्स सपोज 40%, लेट्स सपोज 20%, डिपेंडिंग ऑन योर पॉलिसीज, आप एम्प्लॉइज को वापस दे देते हैं, तो वो आपका गेन शेयर में आ जाता है। देन वेज इंसेंटिव प्लान्स, जो नॉर्मल वेज चल रही है 10 रुपए पर यूनिट पहले लोग बना रहे थे, अब वो 11 रुपए पर यूनिट बनाएंगे, बिकॉज टाइम चेंज हो गया है, कॉस्ट चेंज हो गई है, कॉस्ट ऑफ लिविंग जो है वो चीजों की चेंज हो गई है, तो फिर आपको वेज में भी इंक्रीमेंट करना पड़ेगा। देन प्रॉफिट शेयरिंग, प्रॉफिट शेयरिंग में आपने लोगों को बताया होता है कि अगर आपका स्टोर या आपकी ऑर्गेनाइजेशन जितना प्रॉफिट ज्यादा बनाएगी उतनी परसेंटेज जो है, उसमें से सर्टेन परसेंटेज जो है वो एम्प्लॉइज में शेयर होगी, तो उससे जो है एम्प्लॉइज मोटिवेट होते हैं और ज्यादा से ज्यादा काम करते हैं। देन लम सम बोनसेस, कि आप उनको एक ये तरीका है परफॉर्मेंस का कि उनको एक लम सम बोनसेस दे दें, कैलकुलेशंस पीस रेट, गेन शेयर, वेज इंसेंटिव, प्रॉफिट शेयरिंग की फॉर्म में नहीं, बल्कि एक लम सम कुछ पैसे दे दें
जो बोनस की फॉर्म में हो और वो उनसे उनको इंसेंटिव कंसिडर कर लिया जाए। नाउ स्पेशल केसेस ऑफ कॉम्पनसेशन में कुछ और जो चीजें हैं, जैसे कॉम्पिटेंसी बेस्ड कॉम्पनसेशन है। हमने बात की कि परफॉर्मेंस हम मेजर करते हैं कि कितने नंबर ऑफ पीसेस एक बंदे ने प्रोड्यूस किए किसी एक प्रोडक्ट के, या कितना जो है उसने सेल्स जनरेट की, या कितने कस्टमर्स को डील किया। अब ये तो ऐसी चीजें हैं जो नंबर्स की फॉर्म में आप यू कैन काउंट देम एंड दे आर टेंजिबल, यू कैन एक्चुअली सी देम। बट बहुत सारी मैनेजर्स की कॉम्पिटेंसी ऐसी होती है जो आपको नजर ही नहीं आती, विच यू कैन नॉट एक्चुअली मेजर्स इन नंबर। क्वांटिटेटिवली आप उनको मेजर नहीं कर सकते, तो क्वालिटेटिवली मेजर करना होता है। उस क्वालिटेटिव चीजों को मेजर करके उन पे भी कॉम्पनसेशन जो है वो डेवलप करनी चाहिए, बिकॉज दे आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। अगर मैनेजर्स में ये कॉम्पिटेंसीज ना हो और ये कॉम्पिटेंसीज एग्जिबिट ना करें वो, तो देन शायद प्रॉपरली वो मैनेज ना कर सके चीजों को। तो उसमें कॉम्पिटेंसी कौन कौन सी है? रिवॉर्ड फॉर स्किल्स, नॉलेज एंड बिहेवियर्स, कि कितनी उनकी स्किल्स इंप्रूव हुई हैं या कितनी उनकी स्किल्स की वजह से ऑर्गेनाइजेशन को फायदा हुआ है। देन नॉलेज, कितना नॉलेज है और कितना इंक्रीज हुआ है और कितना उनके नॉलेज से डायरेक्टली ऑर्गेनाइजेशन को फायदा है। एंड देन बिहेवियर्स, किस किस्म के बिहेवियर्स प्रोडिक्ट किए हैं, एग्जिबिट किए हैं जिनसे ऑर्गेनाइजेशन को फायदा हुआ है। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल लीडरशिप। अब लीडरशिप जो है वो लीडरशिप स्किल्स होती हैं। बहुत सारे लोग जो हैं वो इवन आफ्टर इवन लर्निंग दे कैन नॉट परफॉर्म दीज लीडरशिप competencies. You cannot see in them, but a few people they've got very good leadership skills. अब उसको मेजर करें डिफरेंट तरीकों से, क्वालिटेटिवली ask the subordinates, ask the juniors and ask the co-workers. अगर लीडरशिप स्किल्स हैं और उस लीडरशिप स्किल्स का फायदा और ऑर्गेनाइजेशन को, देन दे मस्ट बी कॉम्पनसेटेड अकॉर्डिंगली। देन प्रॉब्लम सॉल्विंग, अगर एक एम्प्लॉय जो है वो प्रॉब्लम सॉल्विंग में बहुत अच्छा है, क्विक प्रॉब्लम सॉल्विंग करता है और उस प्रॉब्लम सॉल्विंग से ऑर्गेनाइजेशन को फायदा भी है, तो फिर आप उसको उस प्रॉब्लम सॉल्विंग की स्किल के भी कॉम्पनसेट करें, उसको रिवॉर्ड करें। देन डिसीजन मेकिंग, अच्छे डिसीजन कौन बनाता है, बुरे डिसीजन कौन बनाता है। इफ द एम्प्लॉय इज मेकिंग वेरी गुड डिसीजंस, दे आर वेरी इफेक्टिव एंड एफिशिएंट एंड ऑर्गेनाइजेशन इज अचीविंग इट्स गोल थ्रू दोज डिसीजंस, तो फिर आप उसको डिसीजन का पे करेंगे। देन स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, कि अच्छी प्लानिंग जो है स्ट्रेटेजिक, दैट इज आल्सो वन ऑफ द वेरी गुड स्किल्स। जो अच्छा एम्प्लॉई है, अच्छा मैनेजर है, अगर वो स्ट्रेटेजिक प्लानिंग कर सकता है और उसकी प्लानिंग बहुत अच्छी है, तो उसको भी कॉम्पनसेट करना चाहिए। यू शुड नॉट इग्नोर दीज इंटेंजिबल थिंग्स, बिकॉज अगर ये इंटेंजिबल चीजें इग्नोर हो जाएंगी, देन पीपल एंड यू विल नॉट बी एबल टू डिफरेंशिएट बिटवीन अ गुड मैनेजर having good skills, knowledge and abilities and a bad managers who doesn't have these things. तो आपको जब ये आप असेस कर लेते हैं कि अच्छे behaviors, अच्छी skills, अच्छी knowledge किसके पास है, then you pay them accordingly, otherwise they are not going to stay with your organization. So retain them, and for that retention you need to compensate them properly. Then broadbanding, preset pay levels that determines what people are paid based upon the type and the level of competencies they possess. ये सिंपल ब्रॉडबैंडिंग का मकसद ये है कि आपने कुछ प्री डिजाइंड होता है। लेट्स सपोज आपने कहा कि इफ somebody will have 16 years of education, तो उसकी सैलरी जो है वो 30 to 50K होगी। अगर किसी के पास 18 years of education है तो उसकी सैलरी 50 to 70 के दरमियान होगी। इस तरीके से आपने ऑलरेडी स्टैब्लिश की होती हैं अपने पे लेवल्स, जिससे आप डिफाइन करते हैं कि किसको कितना पैसा पे करना है और किसको कितना किस लिमिट में रखना है, किस जो पोर्शन में कितना पैसा आपने पे करना है। देन टीम बेस्ड कॉम्पनसेशंस कौन कौन सी हो सकती है? इंसेंटिव्स फॉर एम्पावर्ड वर्क टीम्स टू एक्सीड एस्टैब्लिश्ड गोल्स एंड शेयर इक्वली इन रिवॉर्ड्स। लेट्स सपोज आजकल असल में जो इंडिविजुअल एम्प्लॉय है उसका कॉन्सेप्ट आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो रहा है, बिकॉज ऑल थिंग्स, ऑल जॉब्स, ऑल टास्क आर बिकमिंग प्रोजेक्ट बेस्ड। टीम्स इतनी ज्यादा दुनिया में इफेक्टिव है कि जैसे ही प्रोजेक्ट्स ऑर्गेनाइजेशंस को मिलते हैं, गोल्स मिलते हैं, दे फॉर्म अ टीम और वो टीम को उस प्रोजेक्ट का सारा काम जो है वो साइन कर देते हैं।
फिर टीम के मेंबर्स जो हैं दे आर रिस्पॉन्सिबल टू प्लान इट, टू ऑर्गेनाइज इट, टू लीड इट एंड टू कंट्रोल इट एंड इन द एंड गिव यू दैट प्रोडक्ट, गिव यू दैट प्रोजेक्ट। तो अब टीम जो है उसमें एक तो ये बात है कि कोई हायरार्की लेवल नहीं होता, nobody is senior and nobody is junior, they all work in circles, they all work, let's suppose this is a team circle and they have a few member, किसी का कोई expert ही होगी, किसी की कोई expert ही होगी, but they'll be working together। let's suppose एक टीम, एक जो टास्क है उसमें एक HR का भी एम्प्लॉय चाहिए, मार्केटिंग का भी चाहिए, सेल्स का भी चाहिए और टेक्निकल उसका भी चाहिए। तो देन यू आर गोइंग टू फॉर्म अ टीम ऑफ सच मेंबर्स जो मिलके काम करेंगे और एक दूसरे को हेल्प करके प्रोजेक्ट को या उस टास्क को अचीव करेंगे। तो उनके लिए ये है कि अगर वो अपने गोल्स को, अपने टास्क को एक्स्ट्रा अचीव करते हैं और अच्छे तरीके से अचीव करने हैं तो आप उनको अकॉर्डिंगली कॉम्पनसेट करें ताकि उनकी इंकरेजमेंट हो, मोटिवेट हो, और वैसे भी वो डिजर्व करते हैं बिकॉज दे हैव बीन वर्किंग। एंड द सेम क्वेश्चन व्हाट्स इन इट फॉर मी, उसका भी तो हमने हर लेवल पे आंसर करना है ना कि एम्प्लॉय को आप ऑर्गेनाइजेशन क्या दे रही है, फिर हमने अच्छे एम्प्लॉयज को अट्रैक्ट करना है, मोटिवेट करना है एंड रिटेन करना है। बट दीज थिंग्स दे डिपेंड ऑन द क्लैरिटी ऑफ टीम पर्पस एंड गोल्स। अगर तो उस टीम को अपने गोल्स और पर्पस का बड़ा क्लियरली पता है तो फिर वो बड़े अच्छे तरीके से उसको अचीव कर सकते हैं, अदरवाइज उनकी अचीवमेंट जो है वो मुश्किल हो जाएगी। देन एबिलिटी ऑफ द टीम टू ऑब्टेन नीडेड रिसोर्सेज, कि कितना उस टीम में एबिलिटीज हैं कि वो अपने नीडेड रिसोर्सेज को टाइमली ऑब्टेन कर लेती है, ये भी इंपॉर्टेंट है। देन इफेक्टिव टीम कम्युनिकेशन स्किल्स एंड ट्रस्ट, कि कितनी आपस में उनकी कम्युनिकेशन जो है इट इज इफेक्टिव, एंड ट्रस्ट लेवल कितना उन्होंने डेवलप किया, बिकॉज अगर अच्छी कम्युनिकेशन होगी एंड ट्रस्ट लेवल ज्यादा होगा then the team is going to be a very good team, a very well performing team. Otherwise, if these three things, let's suppose clarity of the team purpose and goal nahi hai, it's a problem, team will not be able to perform. And then ability of the team to obtain needed resources, जो resources उनको चाहिए अगर वो obtain नहीं कर सकते timely and on a proper cost, तो फिर team का जो है वो कोई ना कोई प्रॉब्लम आएगा, टीम अच्छे तरीके से अपने गोल्स को अचीव नहीं कर सकी। देन इफेक्टिव टीम कम्युनिकेशन स्किल्स एंड ट्रस्ट, अगर उनमें आपस में ट्रस्ट नहीं होगा, कम्युनिकेशन अच्छी नहीं होगी, तो फिर उसके गोल्स अचीव करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा टीम का। सो ये कॉम्पनसेशन डिपेंड करती है इन तीन चीजों पे। नाउ एग्जेक्टिव कॉम्पनसेशन प्रोग्राम्स, एग्जेक्टिव्स देखें जो सीईओज हैं कंपनीज के या सीएफओज हैं या चेयरमैन हैं, दे आर वेरी रेयर पीपल, बहुत कम लोग होते हैं जो पूरी ऑर्गेनाइजेशन को संभालना जानते हैं, बहुत कम लोगों में स्किल्स एंड नॉलेज होती है। अब ये जो कंपटीशन है, ये कंपटीशन जैसे जैसे दुनिया में इंक्रीज होता जा रहा है वैसे वैसे एग्जेक्टिव्स जो हैं उनकी शॉर्टेज होती जा रही है, और जब शॉर्टेज होती जाती है तो स्केर्सिटी बढ़ती है, स्केर्सिटी जब बढ़ जाती है तो वैल्यू उन लोगों की इंक्रीज होती है, उसकी वजह से आपको एग्जीक्यूटिव्स को, सीईओज को बहुत ज्यादा पे करना पड़ता है। सो लेट्स सी कि कितनी सैलरीज दुनिया में जो है वो सीईओज वगैरह ले रहे हैं। एग्जीक्यूटिव सैलरीज, बोनसेस एंड स्टॉक ऑप्शंस में सीम हाई, जहां भी आप देखेंगे ऑर्गेनाइजेशन में वहां इनकी सैलरीज बहुत ज्यादा हाई होती हैं। सीईओ एट टाइम्स जो सैलरी चार्ज कर रहा होता है वो लैक्स में होती है, मे बी मिलियंस में हो, depending upon the size and the profits of the company, but it always seems very high. देखें top 20 CEOs average more than 100 million in total compensation, डॉलर की बात कर रहे हैं। 20 लोग जो हैं वो 100 मिलियन डॉलर से ऑलमोस्ट इसके आसपास जो है वो सैलरीज ले रहे हैं। तो इतनी ज्यादा सैलरीज जो हैं वो सीईओज की तरफ जा रही हैं, बट दे ऑल्सो देन परफॉर्म। इनके पास ऐसी लीडरशिप और ऐसी नॉलेजेबल स्किल्स होती हैं जिनसे ये लोगों से काम करवाना जानते हैं, दे नो हाउ टू रन द ऑर्गेनाइजेशंस, इसलिए इनको सैलरीज भी ज्यादा होती हैं। देन हाई सैलरीज कैन बी अ मोटिवेटर फॉर एग्जीक्यूटिव्स। रीजन इज
कि जब उनको हाई सैलरीज मिलेंगी, फैसिलिटीज मिलेंगी, पर्क्स मिलेंगे, तो फिर वो अच्छे तरीके से काम कर सकते हैं. देन दे कैन बिकम एन एसेट फॉर द ऑर्गेनाइजेशन. इसलिए जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं इनको ज्यादा पे भी करती हैं. नाउ किस तरीके से हम एग्जीक्यूटिव्स को जो है वो कॉम्पनसेट करते हैं ताकि वो आपके ऑर्गेनाइजेशन के साथ रहें. सो सप्लीमेंटल फाइनेंशियल कॉम्पनसेशंस फॉर द एग्जीक्यूटिव्स, जो सीईओज हैं या सीएफओज हैं और जो टॉप मैनेजमेंट है आपकी. फर्स्ट ऑफ ऑल डिफर्ड बोनसेस. ये क्या है? पेड टू एग्जीक्यूटिव्स ओवर एक्सटेंडेड टाइम पीरियड टू इनकरेज देम टू स्टे विद द कंपनी. प्रॉब्लम ये है कि सीईओज दे कीप ऑन स्विचिंग कंपनीज, बिकॉज एक कंपनी में गए तो उनको लेट्स सपोज 500 जो है 50 मिलियन जो है वो उनको सैलरी मिल रही है. दूसरी कंपनी उनको 55 ऑफर करती है, दूसरी 60 करती है, फिर 70 कर देती है. तो दे कीप ऑन स्विचिंग. तो कंपनीज क्या करती हैं? डिफर्ड बोनसेस की फॉर्म में वो उनको टाइम बेस्ड कुछ रिवॉर्ड्स देती हैं. लेट्स सपोज वो उनको कहती हैं कि इफ यू विल कंप्लीट 3 years विद द कंपनी, तो आपको आफ्टर 3 years सर्टन अमाउंट ऑफ मनी या घर या कुछ और किसी और फॉर्म में इंसेंटिव जो है वो दे दिया जाएगा, जिसको हम डिफर्ड बोनसेस कहते हैं. देन दे try and complete these 3 years, or you can ask them to stay for 5 years and then you are going to compensate them accordingly. तो टाइम को बढ़ाने के लिए ताकि वो ज्यादा आपके साथ स्टे करें, आप उनको टाइम बेस्ड बोनसेस देते हैं कि ऑन द कंप्लीशन ऑफ 5 years, 10 years, 3 years आपको ये फायदे और ये जो है इंसेंटिव्स मिल सकते हैं. उसको हम कहते हैं डिफर्ड बोनसेस. देन स्टॉक ऑप्शंस. स्टॉक ऑप्शंस का क्या मतलब है? जिसके पास भी स्टॉक्स या शेयर्स होते हैं, दे आर द ओनर ऑफ द कंपनी, मालिक होते हैं. अब सीईओज को आप ऑर्गेनाइजेशन के शेयर्स दे देते हैं, स्टॉक्स दे देते हैं, जिससे फायदा क्या होता है कि उनको डिविडेंड वगैरह मिलना होता है हर शेयर पे, हर स्टॉक पे. अब नाउ दे फील ओनरशिप, आप उनकी द साइकोलॉजिकल ओनरशिप कमिटमेंट वो इंक्रीज कर रहे हैं इस फॉर्म में. इफ देव गॉट स्टॉक ऑफ सम कंपनी एंड दे आर ऑल्सो वर्किंग इन दैट, देन दे विल ट्राई एंड पुट देयर एफर्ट्स, बिकॉज जैसे ही कंपनी इंक्रीज करेगी उनके स्टॉक्स भी इंक्रीज करेंगे. तो नाउ देव गॉट समथिंग पर्सनल विद द कंपनी. अलाउ एग्जीक्यूटिव्स टू परचेज स्टॉक इन द फ्यूचर एट अ फिक्स्ड प्राइस. आप शुरू में उनको कह देते हैं कि स्टॉक की प्राइस जितनी मर्जी इंक्रीज हो जाए, आपके लिए एक फिक्स प्राइस जो है वो लगा देंगे और उस फिक्स प्राइस पे आप स्टॉक खरीद सकते हैं. वो स्टॉक जब खरीद लेते हैं, दे बिकम द ओनर ऑफ द कंपनी एंड देन दे पुट मोर एफर्ट. द थर्ड पॉइंट इज द हायरिंग बोनसेस. कई दफा आप सिर्फ एम्प्लॉइज को हायर करने के लिए जस्ट बिकॉज दे आर स्विचिंग फ्रॉम सम अदर कंपनी, आप उनको कुछ इंसेंटिव्स देते हैं, कुछ बोनसेस देते हैं. किस तरह? टू कॉम्पनसेट for the deferred compensation lost when leaving a former company. Let's suppose एक एम्प्लॉई एक कंपनी को छोड़ के आता है और उसको घर भी शिफ्ट करना पड़ता है, उसको फैमिली शिफ्ट करनी पड़ती है, ट्रैवलिंग कॉस्ट आती है और उसको जो सेटल होने में उस सिटी में टाइम लगता है. लेट्स सपोज उसके बच्चे हैं और उसको उसने स्कूल में एडमिशन कराना है, वो सारा एक्सपेंस जो है वो हम डिफर्ड कॉस्ट कहते हैं उसको पूरा करने के लिए आप लोगों को हायरिंग बोनसेस देते हैं कि इफ यू विल लीव दैट कंपनी और यू आर कमिंग टू वन ऑर्गेनाइजेशन, द ऑर्गेनाइजेशन इज गोइंग टू गिव यू सम हायरिंग बोनसेस, कि आपके हायर करने में आपको कुछ मॉनेटरी फॉर्म में या नॉन मॉनेटरी फॉर्म में कुछ ना कुछ जो है वो बोनसेस दे रहे हैं, कॉम्पनसेशन कर रहे हैं, ताकि वो एम्प्लॉई एग्जीक्यूटिव जो है वो आपके साथ रहता है. देन सप्लीमेंटल नॉन फाइनेंशियल कॉम्पनसेशन में पर कुछ चीज आती है जिसको हम पर्क्स कहते हैं. पर्क्स क्या क्या हैं? पर्क्स में नॉर्मली आपकी पेड लाइफ इंश्योरेंस आती है कि खुदा ना खास्ता आपकी लाइफ को कोई प्रॉब्लम आता है तो आपके जो सर्वाइवर्स हैं उनको वो इंश्योरेंस के पैसे मिलते हैं, लाइफ इंश्योरेंस जिस तरह नॉर्मल होती है. देन क्लब मेंबरशिप्स, डिफरेंट क्लब्स होते हैं, जिम्स हैं, यू गॉट डिफरेंट रेस्टोरेंट्स एंड डिफरेंट स्पोर्ट्स क्लब्स, उनकी मेंबरशिप्स आप उनको फ्री में देते हैं या कंपनी अपनी तरफ से उनको लेके देती है. देन एम्प्लॉय कार्स,
आप उनको व्हीकल्स ले देते हैं, कार्स चेंज कर देते हैं, ये भी जो है पर्क्स में आता है। एंड देन एक्सपेंस अकाउंट्स, कि आप कुछ उनके अकाउंट्स में, क्रेडिट कार्ड्स में जो है वो लिमिट ज्यादा एक्सीड कर देते हैं, कुछ करते हैं ताकि उनको फायदा होता रहे। देन इंटरेस्ट फ्री लोन्स, कि अगर उन्होंने लोन लेना है तो इंटरेस्ट कंपनी पे करेगी, और जिस तरह बैंक्स के जो एम्प्लॉयज होते हैं ज्यादातर उनको 5% पे या जो परसेंटेज उनकी कॉस्ट आ रही होती है उस पर मिलता है, जबकि नॉर्मल जो कस्टमर होता है उसको मे बी 20, 15, इवन 25 तक मिल रहा हो, तो इंटरेस्ट फ्री लोन्स दे सकते हैं। देन फ्री फाइनेंशियल कंसल्टेंसी दे सकते हैं आप उनको, कि जिस तरीके से भी उनको अपने टैक्स में या रिटर्न्स में कोई कंसल्टेंसी चाहिए वो ऑर्गेनाइजेशन देती है। देन लीगल एंड टैक्स कंसल्टेंसी, कि अगर उनका कोई लीगल मैटर है तो उसमें भी कंसल्टेंसी जो है वो ऑर्गेनाइजेशन दे सकती है। देन मॉर्टगेज असिस्टेंस, कि अगर उन्होंने घर मॉर्टगेज करना है, गाड़ी मॉर्टगेज करनी है, कार मॉर्टगेज करनी है और डिफरेंट मटीरियल मॉर्टगेज करना है, तो organization can help the employee to mortgage those things. Then again there's a concept of golden parachute. Golden parachute का main concept पहले पढ़ लेते हैं फिर इसको समझते हैं। Protect executives when a merger or hostile takeovers occurs by providing surveillance pay or a guaranteed position. Now होता क्या है, let's suppose your company A is working fine, बट इन फ्यूचर कंपनी बी के साथ इसका मर्जर हो जाता है और एक नई कंपनी जो फॉर्म होती है दैट इज ए बी। नाउ ये जो कंपनी नई फॉर्म हुई है दो कंपनीज के मर्जर से, जो ए कंपनी के एम्प्लॉयज थे इनकी जो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं उनमें एक क्लॉज होता है विच इज कॉल्ड द गोल्डन पैराशूट क्लॉज, जिसमें लिखा ये होता है कि इफ इन फ्यूचर द कंपनी इज गोइंग टू हैव a merger with the other company or a hostile takeover by some other company, तो जो executives हैं या जो उसके employees हैं they will be given a surveillance pay। surveillance pay है लमसम, कुछ आप उनको financial form में कुछ पे करते हैं, और a guaranteed position, because normally जब mergers होते हैं या hostile takeovers होते हैं तो downsizing होती है, लोगों को निकाल दिया जाता है, फायर कर दिया जाता है, तो उस डाउन साइजिंग में बहुत सारे जो एग्जीक्यूटिव्स भी निकल सकते हैं, लोअर मैनेजमेंट में निकल सकती है, मिडिल मैनेजमेंट में निकल सकती है, तो उसको सिक्योर करने के लिए अपने इस राइट को कि इफ द मर्जर्स और द एक्विजिशंस विल टेक प्लेस तो द एम्प्लॉय विल हैव समथिंग सेफ, ही लैंड समवेयर सेफ, सिक्योरिटी होगी उसके पास, या तो उसको लमसम पैसे मिल जाएंगे, जैसे हम गोल्डन शेक हैंड नॉर्मली देखते हैं कि लोगों को लमसम पैसे देके एम्प्लॉयमेंट से जो है वो डिटैच कर दिया जाता है। इसी तरह गोल्डन पैराशूट जो क्लॉज है ये हमें प्रोटेक्ट करता है कि अगर मर्जर होगा या हॉस्टाइल टेक ओवर होगा तो एम्प्लॉय जो है उसको या तो लमसम पे मिलेगी, कुछ पैसे मिलेंगे, या उसको नेक्स्ट जो कंपनी मर्ज होके कंपनी नई जो बनती है उसमें गारंटीड अच्छी पोजीशन को मिलेगी या उसके लेवल की कोई पोजीशन मिलेगी। नाउ इंटरनेशनल कॉम्पनसेशन, अगेन हर चैप्टर में हम एक्सपैट्रिएट्स की बात करते हैं और साथ इंटरनेशनल फिनोमेना को टच करते हैं कि एम्प्लॉयज जब ओवरसीज हम भेजते हैं उनको कॉम्पनसेट करने का क्या तरीका है। इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट्स ऑफ ईच कंट्री, क्या लॉज बने हुए हैं, हर कंट्री के जो लॉज हैं दे आर डिफरेंट, और उन डिफरेंट लॉज को देखते हुए आपने कॉम्पनसेशन डिसाइड करनी होती है। लेट्स सपोज इफ इन कंपनी ए द मिनिमम सैलरी इज 8,000 rupees, let's suppose, but when you go to some other country, तो उसकी जो मिनिमम वेज है that might be like 20,000 rupees as per your currency and the other country's currency। अब आप उसको ये वाली पे जो है नहीं पे कर सकते बिकॉज नाउ दैट पर्सन इज वर्किंग इन सम अदर कंट्री, और उसके लॉज ये कहते हैं कि 20,000 से नीचे आप उसको सैलरी नहीं दे सकते। सो यू विल हैव टू सी द लॉज ऑफ द अदर कंट्री, जिस कंट्री में आपने एक्सपैट्रिएट को भेजा है किसी असाइनमेंट पे। इंटरनेशनल कॉम्पनसेशन पैकेजेस जनरली यूटिलाइज द बैलेंस शीट अप्रोच यूजिंग द 4 फैक्टर बिलो। कौन कौन सी चीज, बेस पे,
बेस पे जो है कि बेसिक पे आप कितनी दे रहे हैं उसको, और कितना डिफरेंस है बिटवीन द सैलरीज ऑफ योर country and the salaries of the country you are sending your employee to. Then differentials, ये क्या होते हैं अभी देख लेते हैं. Then your incentives and then assistant programs. ये 4 फॉर्म में आप जो है इंटरनेशनल असाइनी को या एक्सपैट्रिएट को जो है वो कॉम्पनसेट करते हैं. हैं क्या क्या ये चीजें? बेस पे. सबसे पहले द पे ऑफ एम्प्लॉय इन कंपेरेबल जॉब एट होम. लेट सपोज अगर यहाँ वो 1 लाख रुपीज ले रहा है आपका एग्जीक्यूटिव, और आप उसको असाइनमेंट के लिए भेज रहे हैं किसी भी कंट्री में, इवन इफ दे हैव अ लोअर करेंसी रेट, फिर भी आप उसको एटलीस्ट इतना पे करें, बिकॉज ही वाज ऑलरेडी टेकिंग दिस मच ऑफ मनी इन हिज ओन कंट्री. तो दूसरी कंट्री में जाके इससे कम पे नहीं कर सकते. बेस पे का ख्याल रखना पड़ेगा. देन डिफरेंशियल्स, कॉम्पनसेशन गिवन टू ऑफसेट हायर कॉस्ट ऑफ लिविंग, बिकॉज डिफरेंट कंट्रीज में आपकी जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है इट्स डिफरेंट. जितना डिफरेंस आ रहा है, लेट सपोज पहले उसका खर्चा जो है वो 50,000 रुपीज अ मंथ आता था अपनी कंट्री में रहते हुए, वहां कॉस्ट ऑफ लिविंग बहुत ज्यादा है, अब 1 लाख आ रहा है, तो डिफरेंशियल जो इसका आ जाएगा दैट इज 50,000 रुपीज. तो ये डिफरेंशियल जो है ये आपने बेस सैलरी में इसको पे करना है. बेस सैलरी में पे करेंगे तो फिर अदरवाइज व्हाट्स द कैच इन द फॉरेन असाइनमेंट, किस लिए जाएगा वो आपका एम्प्लॉय? जब तक आप उसको कॉस्ट ऑफ लिविंग का डिफरेंस नहीं देंगे, बेस पे नहीं अच्छी देंगे और उसकी बाकी चीजों का ख्याल नहीं रखेंगे, तब तक वो एक्सपैट्रिएट बन के दूसरी कंट्री में काम नहीं करेगा. देन इंसेंटिव्स. अब ये नहीं है कि सिर्फ आपने उसको बेस सैलरी दे दी है तो बस बेस सैलरी पे रहेगा और डिफरेंसेस दे दिए. अब जैसे ही कॉस्ट ऑफ लिविंग दूसरी कंट्री में इंक्रीज होगी, आपने भी उसकी कॉस्ट ऑफ लिविंग पे उसको इंक्रीमेंट और इंसेंटिव देना है. इंड्यूसमेंट्स गिवन टू इनकरेज एम्प्लॉयज टू एक्सेप्ट ओवरसीज असाइनमेंट्स. कई दफा आप उसको एक्स्ट्रा पैसे देते हो, एक्स्ट्रा कॉम्पनसेट करते हो ताकि वो इजीली एंड हैप्पीली इंटरनेशनल असाइनमेंट्स को एक्सेप्ट कर ले. Then assistant programs, very important thing, because जब वो मूव कर रहा होता है फ्रॉम वन कंट्री टू दी अदर, मे बी उसको ट्रेनिंग्स की जरूरत हो, मे बी उसको पैकिंग अनपैकिंग की जरूरत हो, उसको टिकट्स की, ट्रैवलिंग की, वहां जाके पूरी फैमिली को सेटल करने की, बाइंग अ हाउस, फर्निशिंग अ हाउस, ये बहुत सारी जो चीजें हैं इसमें अगर ऑर्गेनाइजेशन उसकी हेल्प कर देती है तो देन द पर्सन विल फील मोटिवेटेड एंड उसकी जो असाइनमेंट्स के साथ कमिटमेंट्स हैं वो भी एटलीस्ट उतनी रहेंगी जितनी है, इंक्रीज अगर नहीं करेंगी तो. असिस्टेंट प्रोग्राम, पेमेंट फॉर एक्सपेंसेस इन्वॉल्व इन मूविंग अ फैमिली अब्रॉड और प्रोवाइडिंग सम सर्विसेज ओवरसीज, कि वहां जाके आपको अनपैकिंग करवानी है, हाउस फर्निश करवाना है या डिफरेंट चीजें जो है उसके लिए आपके असिस्टेंट प्रोग्राम जो है वो होने चाहिए, ऑर्गेनाइजेशन को, एक्सपैट्रिएट्स को देने चाहिए. नाउ व्हाट वी डिड इन द होल लेक्चर इज समराइज्ड, और उसमें देखते हैं हमने क्या क्या जो है आज पढ़ा है. पहले हमने सबसे पहले देखा कि इंडिविजुअल इंसेंटिव्स कौन कौन से हो सकते हैं, और फिर उसमें हमने देखा कि मेरिट पे प्लान्स होते हैं जो एनुअल इंक्रीज बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस लगती है. कि एक एम्प्लॉई है, जैसे हमने जिसके बारे में बात भी की कि एम्प्लॉई ए है और बी है, बोथ ऑफ देम गेटिंग अ सेम सैलरी 1,000 रुपीज, बट अगर ए अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो इसकी सैलरी इंक्रीज नेक्स्ट टाइम जब होगी तो दैट माइट बी 1,200 रुपीज, और ये अच्छा अगर नहीं परफॉर्म कर रहा तो जो बेसिक इंक्रीज है वही आएगा, परफॉर्मेंस बेस्ड इंक्रीज नहीं आएगा. देन वी टॉक अबाउट पीस वर्क प्लान्स, कि कितने नंबर ऑफ यूनिट जो है एक एम्प्लॉय ने प्रोड्यूस किए हैं, उसकी बेस पे आप उसको इंक्रीमेंट देते हैं, उसकी बेस पे आप उसका पे या सैलरी इंक्रीज करते हैं. एंड देन वी टॉक्ड अबाउट टाइम सेविंग बोनसेस एंड कमीशंस. अगर किसी ने अपना टारगेट टाइम से पहले अचीव कर लिया है और टाइम सेव किया है, और उस जो सेव टाइम है उसमें वो और प्रोडक्ट्स बना सकता है और काम कर सकता है, तो देन यू गिव द टाइम सेविंग एंड द बोनसेस, और कॉम्पनसेशन की फॉर्म में उसको आप कॉम्पनसेट करते हैं, पैसे देते हैं, ताकि उसका एक्स्ट्रा जो है वो टाइम सेविंग की इंकरेजमेंट हो जाए और वो मोटिवेट हो. देन वी टॉक्ड अबाउट ग्रुप इंसेंटिव्स, और इसका हमने बात की कि इंडिविजुअल इंसेंटिव्स वहां बेहतर हैं जहां क्लियर ऑब्जेक्टिव सेट कर सकें
और उन क्लियर ऑब्जेक्टिव्स को सेट करने के बाद जो टास्क्स है वो इंडिपेंडेंट हों। जबकि ग्रुप में हमने देखा कि ग्रुप इंसेंटिव्स क्या हैं कि आप पूरे ग्रुप को A प्लस B प्लस C प्लस D, लेट्स सपोज इट इज अ कंप्लीट ग्रुप, और इन्होंने मिल के 100 यूनिट्स प्रोड्यूस करने हैं, तो अब आप पूरे जो ग्रुप है उसको कॉम्पनसेट करेंगे कि पूरे ग्रुप के हर एम्प्लॉय को कुछ ना कुछ जो है वो कॉम्पनसेशन में किसी भी फॉर्म में रिवॉर्ड आप कर देंगे। ग्रुप इंसेंटिव्स, और ग्रुप इंसेंटिव्स कहाँ ज्यादा इफेक्टिव है? जहां नेचर ऑफ टास्क इज इंटरडिपेंडेंट, जहां ए को बी के साथ और बी को सी के साथ कोई काम हो, डिपेंडेंस हो, एक दूसरे के बगैर ये काम ना कर सकते हो, वहां ग्रुप इंसेंटिव ज्यादा ठीक है। देन वी टॉक्ड अबाउट प्लांट वाइड इंसेंटिव्स, कि जो आप पूरी ऑर्गेनाइजेशन को देते हो, पूरे प्लांट को देते हो, कि जिसमें फिर हमने देखा कि स्कैनल प्लान होता है कि सुपरवाइजर एंड एम्प्लॉय कमेटी सजेस्ट लेबर सेविंग इंप्रूवमेंट्स, ये फिर डिफरेंट अपनी एडवाइसेस देते हैं और डिफरेंट तरीके से कंट्रीब्यूट करते हैं कि टाइम और कॉस्ट जो है वो सेव हो सके। देन इम्प्रो शेयर, हमने कहा ये फॉर्मूला होता है जो बोनसेस को कैलकुलेट करने में काम आता है। एंड देन वी टॉक्ड अबाउट पेइंग फॉर परफॉर्मेंस, कि अब परफॉर्मेंस बेस्ड जो है पे वो होनी चाहिए, उससे ही लोग मोटिवेट और रिटेन रहेंगे। देन वी टॉक्ड अबाउट सैलरीज ऑफ द टॉप मैनेजमेंट, और टॉप मैनेजमेंट की सैलरीज जो है वो हमने कहा सीईओज और सीएफओज की सैलरीज बहुत होती हैं। जैसे हमने बात की कि टॉप 20 सीईओज ऑफ द वर्ल्ड आर चार्जिंग अराउंड $100 बिलियन एज देयर सैलरीज, तो वो बहुत हमें ज्यादा लगती हैं, बट बिकॉज दे आर रनिंग द होल ऑर्गेनाइजेशन और उनमें स्किल्स नॉलेज एबिलिटीज होती हैं, एंड देयर इज ऑल्सो शॉर्टेज ऑफ दीज पीपल जो सीईओज बनते हैं, पूरी ऑर्गेनाइजेशन को हैंडल करते हैं, तो इस वजह से भी जो है वो इनकी सैलरी ज्यादा होती हैं। एंड देन एग्जीक्यूटिव कॉम्पनसेशन प्रोग्राम्स, कि आप किस तरीके से जो है एग्जीक्यूटिव्स को कॉम्पनसेट करते हो। फिर हमने उसमें बात की डिफर्ड देते हो, देन यू गिव देम हायरिंग बोनसेस, देन यू गिव देम स्टॉक ऑप्शन, कि वो मालिक बन जाते हैं, एक किस्म के उनके शेयर्स उनके पास होते हैं, देन दे पुट मोर एफर्ट, और फिर हायरिंग बोनसेस देते हैं कि जब वो दूसरी ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के आ रहे होते हैं तो उनकी जो डेफरल्स आते हैं, जो उनको डिफरेंसेस इन कॉस्ट आते हैं, जो कॉस्ट इनकर होती है, वो आप उनको पे कर देते हो। एंड देन वी टॉक्ड अबाउट द इंटरनेशनल कॉम्पनसेशन, जिसमें हमने बात की कि सबसे पहले आपने स्टैट्यूट्स को देखना होता है, लॉज को देखना होता है दूसरी कंट्री के, अगर उनके लॉज जो है सैलरी या किसी और फॉर्म में डिफरेंट है तो आपने पे जो है वो डिफरेंट देनी होती है, बेस पे डिफरेंट होनी चाहिए। एंड देन वी टॉक्ड अबाउट इंसेंटिव्स डिफरेंट होने चाहिए। फिर हमने कहा कि डिफर्ड जो कॉस्ट ऑफ लिविंग की वजह से चेंजेस आ रही हैं वो हमें उनको एक्स्ट्रा पैसे देने चाहिए, और सबसे ज्यादा ये है कि असिस्टेंस प्रोग्राम्स करने चाहिए, कि जो उनको एक कंट्री से उठ के दूसरी कंट्री में जाना पड़ता है, उस कंट्री में क्या प्रॉब्लम्स आती हैं। एक तो उनको फैमिली शिफ्ट करनी पड़ती है, पैकिंग का काम होता है, अनपैकिंग का काम होता है, मे बी टिकट आर इन्वॉल्व, मे बी ट्रैवलिंग कॉस्ट इन्वॉल्व। अब अगर तो आप उसकी ये सारी चीजों का ख्याल रखेंगे जो आपने एक्सपैट्रिएट अपना भेजा है इंटरनेशनल असाइनमेंट के लिए, तो देन द एम्प्लॉय विल बी हैप्पी टू एक्सेप्ट द इंटरनेशनल असाइनमेंट्स। अदरवाइज अगर वो एक्सेप्ट नहीं करता हैप्पीली बिकॉज उसको ज्यादा डिफरेंस नहीं आ रहा, देन आपके पास इंटरनेशनल असाइनमेंट जो है वो लेने वाले अच्छे लोग जो हैं दे वॉन्ट कम फॉरवर्ड, एंड योर इंटरनेशनल असाइनमेंट्स विल सफर एफिशिएंसी में और इफेक्टिवनेस में। तो ये आज हमने सारा जो है प्लान्स के बारे में, रिवॉर्ड्स के बारे में बात की कि किस तरीके से आप एम्प्लॉय को कॉम्पनसेट कर सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं और देखते हैं नए कॉन्सेप्ट्स क्या हैं एचआर के और किस तरीके से आगे हमने इसको लेक्चर्स को लेके चलना है। तो अभी आप रीडिंग करते रहें एंड बुक से भी रीडिंग करें, स्लाइड्स को भी देखें और लेक्चर भी सुनते रहें। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।